बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स के कुछ यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोगों के कोर्स ग्रेड के हिसाब से यूनिट 9, और कोर्स ग्रेड के हिसाब से यूनिट 9 का नेम जो है वो दिया गया है कंजेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन, यानी पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इस यूनिट के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसका पार्ट 1 कवर कर लेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम नॉर्मल सर्कुलेशन पढ़ेंगे और कुछ डिजीज़ को स्लाइटली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ आपने इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, और जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस यूनिट में जितने भी डिफ़ेक्ट्स, कंजेनिटल डिफ़ेक्ट्स आप लोगों को दी गई हैं उनको समझने से पहले आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग फीटल सर्कुलेशन जो होती है, नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन के विद इन द यूट्रस ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, एक बच्चा जो होता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो सर्कुलेशन होती है, नॉर्मल सर्कुलेशन, वो कैसी होती हैं, तो वो आपने फिंगर टिप्स पे याद करना, कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड फुली क्लियर करना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है फीटल सर्कुलेशन आप लोगों को समझाने के लिए। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, पिक्चर्स आप इसमें जो डायग्राम बने हुए हैं तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट आप लोगों के समझने के लिए है, ताकि इसके थ्रू आप लोग फीटल सर्कुलेशन जो है वो सही तरीके से समझ जाए कि फ़ीटस के अंदर सर्कुलेशन किस तरीके से होती है ब्लड की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले प्लेसेंटा को कंसीडर कर लें कि यहाँ पे जो पिक्चर बनाई गई है ये प्लेसेंटा की पिक्चर है, प्लेसेंटा है। क्या होता है, अगर आप लोग देखें एडल्ट सर्कुलेशन को, एडल्ट नॉर्मल सर्कुलेशन को, तो उसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी से आया हुआ ब्लड बॉडी के सारे हिस्सों से जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है। वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चली जाती है लंग्स में वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, और ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो आ जाती हैं हार्ट के लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में फिर आयोर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये एडल्ट्स में होता है। अब चूँकि आप लोगों को पता है कि जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होती हैं, फ़ीटस होता है, तो उसके फ़ीटस के जो लंग्स है वो फंक्शनल नहीं होते हैं, लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड होती है। इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो पल्मोनरी प्रेशर होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, यानी पल्मोनरी ट्रंक के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है क्योंकि लंग्स कोलैप्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। तो इसी वजह से अब किसी हद तक ये गुंजाइश नहीं है कि लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेशन हो सके। अब बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होती है उसके बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए, तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चे के जो अम्बिलिकल रीजन है, कंसीडर कर ले कि ये बच्चे का अम्बिलिकल रीजन है, तो इस अम्बिलिकल रीजन से 2 आर्टरीज़ निकले हुए हैं, इनको हम कहते हैं अम्बिलाइकल आर्टरीज़। ये एक है और ये दूसरा है, 2 अम्बिलाइकल आर्टरीज़ यहाँ से निकले हुए हैं और जाके प्लेसेंटा के साथ अटैच हुए हैं। जब भी बॉडी में आयोर्टा के थ्रू एक फ़ीटस के बॉडी में ब्लड आ जाती हैं और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं बॉडी में, तो वो फिर डीऑक्सीजनेटेड बन जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके साथ मिक्स हो जाता है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, सेल्स की वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती हैं उस ब्लड के साथ, तो वो ब्लड इन 2 अम्बिलिकल आर्टरीज़ के थ्रू चली जाती है प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में एक्रॉस द मेम्ब्रेन मदर के ब्लड के साथ डिफ्यूजन होती है, और मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाती हैं इस फ़ीटस के ब्लड के साथ, यानी डिफ्यूज़ होके फ़ीटस के ब्लड में आ जाती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे को चाहिए वो भी डिफ्यूज़ होके फ़ीटस के ब्लड में आ जाते हैं, और फ़ीटस के ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो ट्रांसफ़र होके चली जाती हैं मदर के ब्लड में। तो मदर की ब्लड यहाँ से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लेके
चली जाती हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो आ जाता है इस फीटस के ब्लड के अंदर। और अब ये ब्लड जो है प्लेसेंटा में इसकी डिफ्यूजन के बाद ये ब्लड 80% तक ऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं। अब इस 80% तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए फीटस के बॉडी की तरफ एक वेन एराइज हुई है और इस वेन को कहा जाता है अम्बिलिकल वेन। ये वेन लेके चली जाती है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 80% तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस के बॉडी की तरफ। फीटस के बॉडी में ले जाते वक्त सबसे पहले लीवर में इंटर हो जाती हैं। लीवर में जब इंटर हो जाती हैं तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ब्लू कलर के वेजल्स बने हुए हैं तो इनको कहा जाता है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, इर्रेगुलर शेप के ये छोटे छोटे ब्लड वेजल होते हैं, ख़ास करके लीवर के अंदर ज़्यादा मकदार में होते हैं। तो जब यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो ये इन साइनोसॉइड के थ्रू चली जाती है लीवर के अंदर। वहाँ पे जो लीवर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। तो फर्स्ट मिक्सेशन यहाँ पे होता है। ये जो मैंने M1 लिखा है इसका मतलब है कि फ़र्स्ट मिक्सेशन। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड की, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में आई हुई है, यानी ये ऑक्सीजन मदर से अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र हो के बच्चे के ब्लड में आ चुकी है और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन चुकी है 80% तक। तो वो ब्लड चली जाती है लीवर के अंदर। इसमें इसका M1 यानी मिक्सेशन 1 होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाती है और लीवर को यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो मिल जाती है, जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी वो मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है। ये जो मैंने ब्लैक कलर का शो किया हुआ है ये चैनल है इस अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के दरमियान। ये यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा आई हुई है, इन्फीरियर साइड ऑफ द फीटल बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है और लेके चली जाती है हार्ट की तरफ। तो इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फर्स्ट मिक्सेशन लीवर के अंदर होती है, लीवर की ज़रूरत पूरी हो जाती है। उसके बाद इस चैनल के थ्रू ये वेन अम्बिलिकल वेन कनेक्ट हुई है इन्फीरियर वेना केवा से। तो इसको कहा जाता है डक्टस वेनोसस, क्योंकि ये जो इन्फीरियर वेना केवा है ये भी एक वेन है, लार्जेस्ट वेन है, और ये जो अम्बिलिकल वेन है ये भी एक वेन है। तो ये दो वेन के दरमियान एक चैनल बनी हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है डक्टस वीनोसस। वीनोसस मीन्स 2 वेन्स और डक्टस मीन्स एक डक्ट, एक चैनल बनी हुई है। तो इसके थ्रू ये इस ब्लड का जो मेजर अमाउंट है वो आ जाती है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। तो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर फीटस के बॉडी के इन्फीरियर साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी, फ्लो कर रही थी, उसके साथ यहाँ पे ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाती हैं। तो फिर ये इसका क्या है, M2 है, यानी मिक्सेशन 2। तो यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जितनी ज़रूरत पूरी होनी थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और साथ में न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद इस इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाती है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर इसकी M3 होती है, यानी मिक्सेशन 3। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके साथ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाती हैं और वो ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड बन जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग के यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होती हैं, क्योंकि ये SVC जो सुपीरियर वेना केवा है वो फीटस के बॉडी के सुपीरियर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम तक आ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। तो यहाँ पे जब ये इन्फीरियर वेना केवा के साथ जब डक्टस विनोसस की अटैचमेंट हो जाती है तो ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाती है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में अभी यहाँ पे जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उस सब के साथ मिक्स हो जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये चली आती है फिर सारे राइट साइड में फिल हो जाती हैं। अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू तो ऊपर नहीं जा सकती लंग्स की तरफ, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है, लंग्स फ्लूइड फील्ड होते हैं, वो ब्लॉक होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक चैनल बनी हुई है जिसे हम कहते हैं डक्टस एट्रियोसस। ये चैनल पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्ट्रा के दरमियान होती है। ये जो एराइज हुई है ये आयोर्ट्रा है स्टूडेंट्स। रेड कलर की जो एराइज हुई है आयोर्ट्रा है और ब्लू कलर की जो एराइज हुई है ये पल्मोनरी आर्टरी है। और यहाँ पे ब्लैक कलर की जो बनी हुई है पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्ट्रा के दरमियान जो चैनल बनी हुई है ये DA है। DA मीन्स डक्टस एट्रियोसस। एट्रियोसस इसलिए क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और ये आयोर्ट्रा दोनों आर्टरीज़ हैं, और डक्टस इसलिए क्योंकि
क्योंकि ये इनके दरमियान एक चैनल है, इसके थ्रू यहाँ पे ये ब्लड आ जाती हैं। ये इसलिए इसमें आ जाती हैं क्योंकि ऊपर लंग्स ब्लॉक है, लंग्स की तरफ जा नहीं सकती, तो यहाँ पे जितने ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर है। इस लो प्रेशर की वजह से ये जितना भी ब्लड इस पल्मोनरी ट्रंक में चली जाती है राइट वेंट्रिकल से, वो वापस यहाँ पे आयोर्टा में चली आती हैं। अब इसके बाद एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे PFO होता है, सॉरी स्टूडेंट्स FO। PFO जब वो फिर बर्थ के बाद जब बंद नहीं होता तो ये एक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं PFO, पेटेंट फोरामेन ओवेल इसको हम कहते हैं। अभी इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। ये जो चैनल बनी हुई है राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया के दरमियान जो चैनल बनी हुई है ब्लैक कलर की, तो ये कहलाती हैं FO। FO मीन्स फोरामेन ओवेल। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, डक्टस वेनोसस के थ्रू, अम्बिलिकल वेन के थ्रू आई हुई थी इस चैम्बर में राइट साइड ऑफ द हार्ट में, ये फिर चली जाती हैं इस राइट एट्रिया से लेफ़्ट एट्रिया की तरफ, और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मौजूद थी फीटस के उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए इसका M4 है, M4 मीन्स 4 नंबर पे मिक्सेशन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेफ़्ट एट्रियम के अंदर होती हैं। उसके बाद ये ब्लड जो है यहाँ पे भी, यहाँ से निकल के यहाँ पे भी फिल हो जाती हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी फिल हो जाती हैं, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिल होने के बाद आयोर्टा यहाँ से इसको उठाती हैं और पूरे बॉडी की तरफ ले जाती हैं। तो ये जो आयोर्टा में जो ब्लड प्रेजेंट थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट थी आयोर्टा के अंदर, तो यहाँ आयोर्टा से आने वाला ये ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो कि राइट एट्रियम से इस साइड में आया हुआ था, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से इस डक्टस एट्रियोसस के थ्रू आने वाली आयोर्टा में जो ब्लड है, ये दोनों मिल के सबसे ज़्यादा जो मिक्सेशन होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो आयोर्टा के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं मिक्सेशन नंबर 5। तो ये 5 मिक्सेशन जो है ये इस सर्कुलेशन के दौरान होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और इन 5 मिक्सेशन के थ्रू जिन एरिया पे मिक्सेशन हो रही है तो उन एरियाज़ पे जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की जो नीड थी वो पूरी हो जाती हैं। इस तरह ये जब नीचे पूरी बॉडी की तरफ फिर आ जाती है तो वापस से डीऑक्सीजनेटेड बन जाती हैं, और फिर दोबारा से ये जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज़ है ये इसको उठा के प्लेसेंटा की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे दोबारा ये डिफ्यूजन होती है मदर के ब्लड के साथ और दोबारा से ऑक्सीजन मिक्स हो जाती हैं, और फिर वो ऑक्सीजन मिक्स हो के दोबारा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू पूरी बॉडी की तरफ फिर आ जाती हैं। तो इस तरह फीटल सर्कुलेशन होती है। स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो अभी मैंने आप लोगों को जो डायग्राम के थ्रू सर्कुलेशन समझाई हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, बिफोर बर्थ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा अबाउट 80% सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन रिटर्न टू द फीटस बाय द वे ऑफ द अम्बिलिकल वेन। कि क्या होता है, बिफोर बर्थ विद इन द यूट्रस प्लेसेंटा से 80% तक ब्लड सेचुरेटेड होके, यानी 80% तक ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ऑक्सीजनेटेड होके अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस की तरफ दोबारा चली जाती है, रिटर्न हो जाती हैं। On approaching the liver, most of this blood flows through the ductus venosus directly into the inferior vena cava, bypassing the liver. और जब ये लीवर तक अप्रोच कर जाती हैं तो वहाँ पे कुछ ब्लड साइनोसॉइड के थ्रू लीवर के अंदर चली जाती हैं, और इसमें से मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो डक्टस वेनोसस के थ्रू डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में चली जाती हैं। डक्टस वेनोसस मैंने आप लोगों को डायग्राम में समझा दिया है। लीवर को बाईपास करके डक्टस वेनोसस के थ्रू ज़्यादा जो ब्लड है वो चली जाती हैं इंफीरियर वेना केवा में। After a short course in the inferior vena cava where placental blood mixes with the deoxygenated blood returning from the lower limbs, it enters the right atrium. कुछ इन्फीरियर वेना केवा में शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे इस ब्लड का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लोअर लिम्ब से आया हुआ है, उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में इंटर हो जाती हैं।
Here it is guided toward the oval foramen by the valve of the inferior vena cava, and most of the blood passes directly into the left atrium. क्या होता है यहाँ पे inferior vena cava का valve open हो जाता है और right atrium में blood आ जाता है, वहाँ से foramen oval के through right atrium से left atrium में ये blood pass हो जाती हैं। डायरेक्टली फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड चली जाती हैं। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम वियर इट मिक्स विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीसेचुरेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स, ब्लड इंटर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड असेंडिंग आयोर्टा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब ये लेफ़्ट एट्रियम में चली जाती हैं तो वहाँ पे भी डीसेचुरेटेड ब्लड मौजूद होता है जो कि लंग्स से आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये वो बात हो रही है कि लंग्स तक अगर ब्लड चली जाती हैं, एक तो ये कि लंग्स तक ब्लड जो है वो बहुत कम अमाउंट में जाती हैं, और जो चली जाती है तो उसके साथ भी लंग्स फंक्शनल नहीं है, इसी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ही लेफ़्ट एट्रियम में चली आती हैं, क्योंकि वहाँ पे लंग्स फंक्शनल नहीं है तो कोई ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स नहीं होता, तो वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में वो एक कम मकदार में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, तो वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर मौजूद होता है। तो वहाँ जाके ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ भी मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद ब्लड इंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड असेंडिंग आयोर्टा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोर्टा में इंटर हो जाती हैं। Since the coronary and carotid arteries are the first branches of ascending aorta, ये जो ascending aorta है इसके first branches coronary artery और carotid arteries है। coronary arteries जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, हार्ट के खुद के मसल्स को, और carotid arteries जो कि ऊपर ब्रेन की तरफ सप्लाई करती हैं, तो इसके फर्स्ट ब्रांचेस हैं। तो फिर क्या होता है, The heart musculature and the brain are supplied well oxygenated blood। तो फर्स्ट ब्रांच कोरोनरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरीज है, तो ये उठा के कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के मस्कुलेचर की तरफ ये वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन की तरफ ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं। तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिल जाती है फुली, और हार्ट के खुद के मसल्स को भी फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाती हैं। A small amount from the inferior vena cava is prevented from entering the left atrium and remain in the right atrium। और ये जो फोरामेन ओवेल के थ्रू जो राइट एट्रियम से ब्लड चली जाती है लेफ्ट एट्रियम में, तो वो पूरा नहीं जाती, कुछ अमाउंट ऑफ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से उसी में राइट एट्रियम में रह जाती हैं। It mixed with desaturated blood coming returned from the head and arms by the way of superior vena cava। और वहाँ पे superior vena cava के ज़रिए हेड और नेक साइड से, जो superior साइड से deoxygenated blood आ जाती हैं राइट एट्रियम में, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लड जो उसमें बचा हुआ था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स हो जाती है इस आने वाले superior साइड से आने वाले deoxygenated ब्लड के साथ, तो उसकी भी जो ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती है। Desaturated blood from the superior vena cava follows by the way of right ventricle into the pulmonary trunk। और फिर ये जो डीसेचुरेटेड ब्लड है जो सुपीरियर साइड से आ जाती है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आती हैं, राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी ट्रंक में इंटर हो जाती हैं, और पल्मोनरी ट्रंक में इंटर होने के बाद क्या होता है, लिखा है ड्यूरिंग फीटल लाइफ रेजिस्टेंस इन द पल्मोनरी वेजल्स इज़ हाई। क्योंकि ड्यूरिंग फीटल लाइफ लंग्स में फ्लूइड भरा होता है, इसीलिए पल्मोनरी रेजिस्टेंस हाई होती है, सच दैट मोस्ट ऑफ दिस ब्लड पासेस डायरेक्टली थ्रू द डक्टस एट्रियोसस इनटू द डिसेंडिंग आयोर्टा। इसी वजह से वहाँ पे डक्टस एट्रियोसस बना हुआ है पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा के दरमियान, तो इसी वजह से उस डक्टस एट्रियोसस के थ्रू ये ब्लड जो पल्मोनरी ट्रंक में आई हुई थी ये चली जाती है डायरेक्टली डिसेंडिंग आयोर्टा में, वेयर इट मिक्स विद द ब्लड फ्रॉम द प्रोक्सिमल आयोर्टा। और वहाँ पे जो प्रोक्सिमल आयोर्टा से जो ब्लड निकली हुई है जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आफ्टर कोर्सिंग डेट द डिसेंडिंग आयोर्टा ब्लड फॉलोज टूवर्ड द प्लेसेंटा बाय द वे ऑफ 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। इसी तरह नीचे जब ब्लड चली जाती है तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं बॉडी के अंदर। जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है तो दोबारा से जो डिसेंडिंग आयोर्टा के एंड में जो 2 आर्टरीज टू अम्बिलिकल आर्टरीज जो वहाँ से निकले हुए हैं वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से ले जाती है प्लेसेंटा में, वहाँ दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो जाती है और फिर अम्बिलिकल वेन के थ्रू इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहती है।
द ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द अम्बिलिकल आर्टरीज इज़ अप्रोक्सीमेटली 58%। और अम्बिलिकल आर्टरीज तक जब ये पहुंच जाती हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो 58% रह जाती हैं। और फिर बाद में जब प्लेसेंटा में चली जाती है, वहाँ पे जब ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो जाती है तो फिर दोबारा से 80% तक ऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा से वो फीटस के बॉडी की तरफ रिटर्न हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा है इस स्लाइड में कुछ चीज़ें नोट करने को, तो वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर द लीवर साइनोसॉइड एंड मिक्स विद द ब्लड फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 मिक्सेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, M1 M2 M3 M4 M5 के बारे में, जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में समझाया है, ये उसी की बात हो रही है। तो ये M1 की बात हो रही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड साइनोसॉइड के ज़रिए लीवर, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पोर्टल सर्कुलेशन में जो ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है उसके साथ मिक्स हो जाती हैं, जिसके थ्रू लीवर को जितना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे उसको मिल जाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ए स्फिंक्टर मैकेनिज्म इन द डक्टस वेनोसस क्लोजेस्ट टू द एंट्रेंस ऑफ अम्बिलिकल वेन regulate flow of umbilical blood through the liver sinusoid. This sphincter closes when a uterine contraction renders the venous return too high, preventing a sudden overload of the heart. यानी लिखा है कि यहाँ पे स्फिंक्टर मैकेनिज्म होती हैं, डक्टस वेनोसस है जो है वो एक स्फिंक्टर का काम देती हैं। ये जब कहाँ पे मौजूद होता है तो अम्बिलिकल वेन की जो इंट्रेंस है तो लीवर के अंदर उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसका मकसद ये होता है कि ये अम्बिलिकल ब्लड की लीवर के अंदर जो फ्लो है उसको रेगुलेट रखती हैं, यानी लीवर के साइनोसॉइड से बचा के ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है इंफीरियर वेना केवा में। और फिर जब बाद में डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस की कंट्रक्शन हो जाती हैं तो यूट्रस के कंट्रक्शन की वजह से जो वेनस रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी प्लेसेंटा से जो वीनस रिटर्न है वो यूट्रस के कंट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो उस टाइम ये जो यहाँ पे डक्टस वेनोसस है ये स्फिंक्टर ये बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं और उसी वक्त ये नॉर्म, फिर जब बाद में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो आफ्टर बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होती। और ये कब बंद होती है? ड्यूरिंग द कंट्रक्शन ऑफ द यूट्रस ये बंद होती हैं, क्योंकि इसके बंद होने का मकसद ये है कि जब कंट्रक्शन की वजह से टू हाई रिटर्न होती हैं वेनस रिटर्न तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ती हैं, तो उस ओवरलोड से हार्ट को बचाने के लिए ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाती है और इसी तरह ये डक्टस वेनोसस आफ्टर द बर्थ मौजूद नहीं होती। During its course from the placenta to the organ of the fetus, blood in the umbilical vein gradually loses its high oxygen content as it's mixed with desaturated blood. जब प्लेसेंटा से ऑर्गन की तरफ चली जाती हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन में पहुंच जाती हैं, तो उस वक्त ये जो अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आई हुई थी तो ये ग्रेजुअली इसकी ऑक्सीजन कम होती जाती है क्योंकि ऑक्सीजन ऑर्गन्स को मिलती है और फिर ये डीसेचुरेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए फिर दोबारा से इसको जाना पड़ता है प्लेसेंटा में और वहाँ से दोबारा से ये ऑक्सीजनेटेड होके फिर इसी तरह सर्कुलेशन कंटिन्यू रहती हैं। थ्योरेटिकली मिक्सिंग में ऑकर इन द फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए थ्योरेटिकली जो मिक्सिंग होती है ब्लड की तो वो इन 5 जगहों में होती है। M1 कौन सा है? ये M1 की बात यहाँ पे भी हो रही थी, अब यहाँ पे भी आप लोगों को ये दी गई है। M1 से लेके M5 तक जो मैंने डायग्राम में आपको समझाई वही बात है। इन द लीवर में होती है बाय मिक्सचर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द पोर्टल सिस्टम। उसमें साइनोसॉइड के ज़रिए चली जाती है लीवर के अंदर और पोर्टल सिस्टम से जो स्मॉल अमाउंट में ब्लड रिटर्न होती है लीवर के अंदर उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। इसी तरह लीवर की जो ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद जो M2 है, मिक्सेशन 2 है, वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर होती हैं विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पेल्विस एंड किडनीज। उसमें किडनीज, पेल्विक रीजन और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। तो सेकेंड नंबर पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो थर्ड नंबर पे राइट एट्रियम में चली जाती है।
वहाँ पे बाय मिक्सचर विद द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द हेड एंड लिम्स, हेड एंड लिम्स से जो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड वहाँ पे आई होती है तो उसके साथ मिक्स हो जाती है, उसको भी ऑक्सीजनेटेड बना देती है। उसके बाद फोर्थ जो मिक्सेशन होती है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर होती है बाय मिक्सचर विद द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स। ये जो ब्लड लंग्स की तरफ गई थी वो वापस आती है बिना ऑक्सीजनेटेड हुए, क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे जो ब्लड लंग्स की तरफ से आया हुआ है उसके साथ मिक्स हो जाती है और उसको भी ऑक्सीजनेटेड बना देती है। एट द एंट्रेंस ऑफ द डक्टस एट्रियोसस इनटू द डिसेंडिंग आयोर्टा, और फिफ्थ नंबर पे इसकी जो मिक्सेशन होती है M5 वो डक्टस एट्रियोसस के इंटर होने के बाद डिसेंडिंग आयोर्टा में, यानी डक्टस एट्रियोसस के थ्रू जब डिसेंडिंग आयोर्टा में इंटर हो जाती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिक्सेशन हो जाती हैं और फिर वो ब्लड पूरा का पूरा डीऑक्सीडेटेड बन जाती हैं, तो अम्बिलिकल आर्टरीज दोबारा से उसे उठा के प्लेसेंटा की तरफ ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखनी है कि M1 कहाँ पे होता है, M2 कहाँ पे होता है, M3 कहाँ पे होता है, M4 कहाँ पे होता है और M5 कहाँ पे होता है। इसमें आप लोगों को डायग्राम दी गई है, डायग्राम आप जो मैंने डायग्राम बनाई थी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की उसी की तरह ये भी एक डायग्राम है। इसमें आप चीज़ों को देख ले, फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा। ये वही प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के बाद ये जितना भी सर्कुलेशन दिखाया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इज़ द defect in the structure of the heart and great vessel which is present at birth। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो कि एक्चुअली हमारे इस यूनिट का टॉपिक है उसकी आप लोगों को यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट CHD कहते हैं उन डिफेक्ट्स को कि वो हार्ट के और जो ग्रेट वेजल्स है यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट आ जाती है और वो डिफेक्ट अगर बाय बर्थ प्रेजेंट हो तो इस किस्म के डिफेक्ट को कहा जाता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट आर द मेन कॉज ऑफ डिफेक्ट रिलेटेड डेथ, यानी कंजेनिटल जो डिफेक्ट से रिलेटेड डेथ होती है तो उनमें से जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है ये मेन काज है। यानी कंजेनिटल और भी बहुत सारे GIT से रिलेटेड और भी जो जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी में, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से डेथ काज होती हैं, लेकिन इनमें से जो मेन काज है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की वजह से भी बहुत सारे डेथ होते रहते हैं। इंसिडेंस इज़ 8 to 9 पर 1000 लाइफ बर्थ। अगर 1000 लाइफ बर्थ हो जाते हैं तो उनमें से 8 to 9 जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ उन बच्चों को होती है, 8 to 9 बच्चों को, यानी 1000 में से 8 to 9 बच्चों को। तो ये आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इससे MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी इंसिडेंस कितनी है। मोर कॉमन इन प्री मेच्योर इन्फ्रेंस, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि कोई ऐसा बच्चा जो प्री मेच्योर हो या कोई ऐसा बच्चा जिसको मुख्तलिफ सिंड्रोम हो जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम वगैरह, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो उनमें मोर कॉमन होते हैं। मे बी एसोसिएटेड विद ए सिग्निफिकेंट मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट। देखिए अगर किसी बच्चे में किसी ख़ास किस्म की मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट है, मसल से रिलेटेड, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, तो उनमें भी उनके साथ भी कभी कभी एसोसिएटेड होते हैं। जैसा कि अगर डायफॉर्मेटिक हार्निया है, डायफॉर्मेटिक हार्निया एक ऐसी बर्थ डिफेक्ट है कि जिसमें एबनॉर्मल ओपनिंग होती है डायफ्राम में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, एक हार्निया बना हुआ होता है। तो जिन लोगों को डायफॉर्मेटिक हार्निया होता है तो देखा गया है कि उसके साथ साथ उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होते हैं। ट्रेकियो एजोफिजियल फिस्टुला, जिन लोगों को ट्रेकियो एजोफिजियल फिस्टुला होता है ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन है ट्रेकिया और एजोफेगस के दरमियान। तो जिन बच्चों को ट्रेकिया और एजोफेगस के दरमियान कनेक्शन का, ट्रेकियो एजोफिजियल फिस्टुला का कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ साथ देखा गया है कि उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होते हैं। और इसके अलावा इम्परफोरेट एनस भी एक कंजेनिटल एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन है, ARM इसे कहते हैं, एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन। ये भी एक कंजेनिटल प्रॉब्लम है जिसमें जो एनल ओपनिंग है या तो वो बिल्कुल मिसिंग होती ही नहीं है या फिर वो ब्लॉक्ड होती हैं। तो एनल ओपनिंग की, ये मिसिंग की या फिर ब्लॉक्ड होने की जो एबनॉर्मलिटी है ये कहलाती है इम्परफोरेट एनस। तो इसके साथ साथ भी देखा गया है कि उन बच्चों को जिनको इम्परफोरेट एनस होता है तो साथ में उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होते हैं।
कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के काजेज़ बता रहे हैं कि काजेज़ आर मल्टी फैक्टोरियल एंड इंक्लूड मैटरनल इलनेस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, फिनाइलकेटोनूरिया एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, मैटरनल इन्फेक्शन, रूबेला, ड्रग्स, लिथियम थाइलिडोमाइड, नॉन टेराटोजेंस, हार्मफुल हैबिट्स, अल्कोहल, हाइडेंटॉइन। तो काजेज़ जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, जिनमें मैटरनल इलनेस भी इन्वॉल्व है। अगर किसी मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है, फिनाइलकेटोनूरिया है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस है। सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज़ पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होती हैं और ख़ास करके जॉइंट्स, किडनीज़, लंग्स, ब्रेन, स्किन और ब्लड वेजल्स बहुत जो है वो बुरी तरफ से अफेक्ट होते हैं। तो इस अगर मदर को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, अगर फिनाइलकेटोनूरिया है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो ऐसे मदर के बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं, देखा गया है। इसके अलावा अगर मदर को रूबेला है यानी जर्मन मेजल्स अगर है, अगर ड्रग यूज़ कर रही होती है एक मदर, जैसा कि लिथियम है, तो स्टूडेंट्स लिथियम आप लोगों को पता है कि ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो बाइपोलर डिसऑर्डर होती हैं, तो उसको मेनली ट्रीट करने के लिए लिथियम यूज़ की जाती है। ये मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन कहलाती हैं कि मूड को स्टेबल करती हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में लिथियम यूज़ की जा रही है तो इसके बच्चे पे ये असर देखे गए हैं कि उनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। इसके अलावा थाइलिडोमाइड जो है, थाइलिडोमाइड एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग है। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटरी क्लास के, यानी ऐसे ड्रग जो कि इम्यून सिस्टम में चेंजेस लाते हैं, इम्यून सिस्टम में मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो मॉडिफिकेशन मीन्स सप्रेशन भी हो सकती हैं और बूस्टअप भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें अक्सर ये जो थाइलिडोमाइड है इसको एंटी कैंसर ड्रग यूज़ किया जाता है। तो एंटी कैंसर ड्रग इन ए सेंस कि इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये एपोप्टोटिक मैकेनिज़्म जो है उसको भी इन्हेंस करती हैं और साथ में इंटरल्यूकिन्स वगैरह उनके फंक्शंस को रोकती हैं। तो इस वजह से कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो अगर एक मदर ये ड्रग यूज़ कर रही है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी तो फिर उसके बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसके अलावा देखिए, इनको कहा जाता है टेराटोजेंस मींस के वो एजेंट्स या वो फैक्टर्स जिनकी वजह से एम्ब्रियोनिक मलफॉर्मेशन काज होती हैं, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर किसी भी एजेंट किसी भी फैक्टर की वजह से मलफॉर्मेशन काज होती हैं तो उनको कहा जाता है टेराटोजेंस। तो ये जितने भी ड्रग्स या फिर जितने भी फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पैदा होती हैं तो इनको हम टेराटोजेंस कह सकते हैं। हार्मफुल हैबिट्स होते हैं कुछ मदर्स के, जैसा कि अल्कोहल इंटेक है, हाइडेंटाइन इंटेक है। हाइडेंटाइन स्टूडेंट्स ये एक केमिकल कंपाउंड है, आप लोगों ने सुना होगा। एंटी एपिलेप्टिक यानी एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग है फेनिटोइन है और फास्ट फेनेटोइन है। तो फेनेटोइन और फास्ट फेनेटोइन इसी हाइडेंटाइन के डिराइवेटिव्स है जो कि हाइडेंटाइन से बनाए जाते हैं। तो ये जो एपिलेप्टिक ड्रग है एंटी कन्वल्सेंट फेनेटोइन या जो फास्ट फेनेटोइन है, तो इनकी अगर इंटेक कर लेती है मदर या इनकी बहुत ज़्यादा वो अब्यूज़ करती है, हाइडेंटाइन ख़ुद भी एक केमिकल कंपाउंड अब्यूज़ इसकी की जा सकती है, लेकिन अगर ये ड्रग भी यूज़ करता है एक मदर, चाहे वो अब्यूज़ नहीं हो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो, लेकिन फिर भी ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। इससे बच्चे में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जिनमें से एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का है। And associated with chromosomal abnormalities are other recognized pattern of malformation or syndrome। दूसरे अगर मदर्स में खुद अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो या बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो या दूसरे मलफॉर्मेशन सिंड्रोम वगैरह हो तो उनके साथ भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एसोसिएटेड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्राइसोमी 18 अगर हो, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम कहलाती है स्टूडेंट्स, एडवर्ड सिंड्रोम। मैंने पैथोफिजियोलॉजी 2 में आप लोगों को ये पढ़ाया था एडवर्ड सिंड्रोम। तो जिन लोगों को ट्राइसोमी 18 यानी एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है तो उन बच्चों को 100% कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं। उनमें ये जो ट्राइसोमी 18 का मतलब ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 18 है तो उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होता है। तो जिन बच्चों को ये कंडीशन होती है तो उनको साथ में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होते हैं, लाजमी होते हैं, 100% है ये।
रिकॉग्निशन ऑफ साइनोसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइनोसिस की रिकॉग्निशन। साइनोसिस यहाँ पे साइनोसिस एक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी की। तो साइनोसिस की यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये है कि इससे आगे जाके हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उनकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन करते वक्त साइनोसिस के बेस पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है, तो इसीलिए यहाँ पे साइनोसिस डिफ़ाइन किया जा रहा है। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन को कहते हैं, और ये 2 टाइप की होती हैं, एक सेंट्रल साइनोसिस है, एक पेरिफेरल साइनोसिस है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि सेंट्रल साइनोसिस में कौन कौन सी जगह जो है उसमें वो इफेक्ट होते हैं, वो नोट किए जाते हैं, उसकी डिस्कलरेशन होती है, और पेरिफेरल साइनोसिस में कौन कौन से एरियाज़ की डिस्कलरेशन होती है। तो जो सेंट्रल साइनोसिस है उसमें ट्रंक जो है उसमें नोट की जाती है कि वहाँ पे पेल एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। टंग में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, लिप्स में ऑक्सीजन की जब सेचुरेशन रिड्यूस हो जाती है तो उसकी वजह से सेंट्रल साइनोसिस हो जाती है। ये रीज़न भी आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ बन सकती हैं कि ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन विच टाइप ऑफ साइनोसिस अकर्स। तो आपने याद रखना है कि वो सेंट्रल साइनोसिस है। और पेरिफेरल साइनोसिस कहाँ कहाँ पे नोट की जाती है? पेरिफ्री में, यानी हैंड्स में, फीट में, अराउंड द माउथ जो है वो देखी जा सकती हैं। रिड्यूस लोकल ब्लड फ्लो, और ये क्यों होती हैं? लोकल ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से। जब लोकल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती हैं, ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से पेरिफेरल साइनोसिस होती है। तो ये रीज़न भी आपने याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्लासिफिकेशन की बात आ गई। तो क्लासिफिकेशन का ये है स्टूडेंट्स के टिपिकली 2 क्लासिफिकेशन है। टिपिकली ट्रेडिशनली टू मेजर क्लासिफिकेशन है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की। तो वो साइनोसिस के बेस पे की जाती है। साइनोसिस मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसके कुछ फीचर्स जो है वो डिस्टिंग्विश होते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें साइनोसिस हो जाती हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें साइन के तौर पर साइनोसिस नज़र नहीं आती। तो जो डिजीज़ जिनके साथ साइनोसिस हो जाती हैं तो वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहलाती हैं, और जो डिजीज़ जिनके साथ साइनोसिस नहीं होती तो वो एसाइनोटिक डिफेक्ट्स या एसाइनोटिक डिजीज़ कहलाते हैं। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर इस तरह नहीं होता स्टूडेंट्स। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है कि अगर एक डिज़ीज़ जो है वो साइनोटिक है लेकिन फिर भी उसके साथ साइनोसिस नहीं होती, और कुछ डिजीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि एसाइनोटिक होते हैं लेकिन उनके साथ जो साइनोसिस जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और इस तरह देखा जाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं प्रैक्टिकली कि उसमें डिजीज़ एसाइनोटिक होते हैं लेकिन उसके साथ साइनोसिस हो जाती है। और कभी कभार साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं जिनके साथ जो है बिल्कुल बच्चा पिंक होता है लेकिन वो डिजीज़ जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, आपने इस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को भी याद रखनी है। इसके अलावा एक और मोर यूज़फुल क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं कि वो जो ब्लड फ्लो पैटर्न है उसके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। वो जो है मोर हम कह सकते हैं कि यूज़फुल है, बेहतर है इस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। लेकिन ये ब्लड फ्लो के पैटर्न के ऊपर की गई है, पैटर्न के बेस पे की गई है, ब्लड फ्लो पैटर्न के कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसे होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के जिनके साथ पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होती है। कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बाहर साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। और कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसमें ब्लड फ्लो मिक्स्ड ब्लड फ्लो होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिल्कुल मिक्स्ड उनकी फ़्लो होती हैं। या फिर इस तरह होता है कि पल्मोनरी फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ भी होती है, डिक्रीज़ भी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन भी साथ में होती हैं, तो इस तरह मिक्स्ड ब्लड फ़्लो भी होती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स के ऐसे डिजीज़ के जिसमें अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर इंक्रीज़ है,
वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ है और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट के राइट साइड से ब्लड लेफ़्ट साइड की तरफ आ रही है, जो कि नॉर्मली इस तरह नहीं होता। नॉर्मली लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ शंट करती है ब्लड, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में प्रेशर कम है, राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा है और उसकी वजह से राइट साइड से ब्लड अगर शंट करके लेफ़्ट साइड में आ जाती है तो इसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ होती है और साथ में हार्ट फेलियर भी काज होता है। और दूसरे नंबर पे जो मैंने आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड फ्लो का बताया, तो मैंने बताया कि कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं। तो ये ऐसे डिजीज़ होते हैं कि जो कि ब्लड फ्लो जो है वेंट्रिकल से जो ब्लड की आउट फ्लो है, यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन की तरफ, आर्टरी की तरफ, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से आउटरा की तरफ जो ब्लड की आउटसाइड फ्लो है, तो उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जैसा कि आयोटिक स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। तो ये ऐसे डिजीज़ हैं, ऐसे डिफेक्ट्स हैं, ऐसे एनोमलीज़ हैं जिनकी वजह से ब्लड की जो आउट फ्लो है उसमें डिफ़िकल्टी आती हैं, उसमें रुकावट आती हैं। तो जब ये सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होती है लेफ़्ट साइड में तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर काज होती है, और जब सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होती है राइट साइड में तो साइनोसिस भी होती हैं और इसके की वजह से भी हार्ट फेलियर काज होती हैं। और इसके अलावा अगर कुछ डिजीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वजह से डिक्रीज़ पल्मोनरी ब्लड फ्लो होती है, तो जिन डिफेक्ट्स की वजह से पल्मोनरी फ्लो डिक्रीज़ होती है तो उनमें भी साइनोसिस देखा जाता है। वो यानी साइनोटिक जो हार्ट डिजीज़ है उनमें अक्सर इस तरह होता है कि पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो मिक्स्ड ब्लड फ्लो है तो उसमें क्या होता है, जो सेचुरेटेड और डीसेचुरेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन फुल ब्लड और ऑक्सीजन लो ब्लड, तो वो मिक्स हो जाते हैं, हार्ट के अंदर भी मिक्स हो जाते हैं और ग्रेट आर्टरीज़ के अंदर भी, यानी या पल्मोनरी आर्टरी और जो दूसरी जो आर्टरी है आयोर्टा है तो उनके अंदर भी। तो इसकी वजह ये भी एक एबनॉर्मल, यानी कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन होती है, तो फिर इसकी वजह से भी बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ सामने आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अब ये क्लासिफाई करके दिया गया है स्टूडेंट्स के कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिनकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर जिनके साथ इंक्रीज़ होती हैं और कौन से ऐसे हैं जिनके साथ डिक्रीज़ होती हैं। तो ये अब आप लोगों ने याद रखने हैं, अच्छी तरीके से याद रखने हैं, इससे MCQs बन सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, सबसे जो पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो एसाइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज़, और जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है अब इनके साथ देख लें कि एसाइनोटिक डिजीज़ में से कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ पल्मोनरी ब्लड फ्लो हमेशा इंक्रीज़ आता है। देखिए, फॉर एग्जांपल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हैं, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है। ये जो 4 डिजीज़ है, यानी 4 कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो है ये एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनके साथ साइनोसिस नहीं होती। कभी कभार इस तरह हो भी सकता है कि इनके साथ साइनोसिस हो, लेकिन पल्मोनरी प्रेशर हमेशा इंक्रीज़ आएगा, यानी पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है वो हमेशा इंक्रीज़ आएगा। कभी भी पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ये जो 4 डिजीज़ है इनके साथ डिक्रीज़ नहीं आ सकती, इनके साथ पल्मोनरी ब्लड फ्लो हमेशा इंक्रीज़ आएगा। लेकिन कभी कभार प्रैक्टिकली साइनोसिस इनके साथ हो सकती हैं, कहलाती ये एसाइनोटिक है क्योंकि ज़्यादातर नहीं होती लेकिन कभी कभार हो सकती है, लेकिन पल्मोनरी ब्लड फ्लो हमेशा इंक्रीज़ आएगी। उसके अलावा 3 ऐसे एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है जिनके साथ ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ पाती, जिनमें कोआर्क्शन ऑफ आयोर्टा है, आयोर्टिक स्टेनोसिस है, पल्मोनिक स्टेनोसिस है। पल्मोनिक स्टेनोसिस, आयोर्टिक स्टेनोसिस, कोआर्क्शन ऑफ आयोर्टा, ये 3 ऐसे कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं जिनके साथ ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ब्लड बाहर नहीं आ पाती, राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाती, उसके थ्रू लंग्स की तरफ, यानी उसके थ्रू बाहर नहीं जा पाती वेंट्रिकल से, और जो आयोर्टा है उसके थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं आ पाती। तो ये भी एसाइनोटिक डिजीज़ कहलाते हैं जिनके साथ ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिनके साथ ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं, कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिनके साथ पल्मोनरी फ्लो इंक्रीज़ होती है, और कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि अंडर द कैटेगरी ऑफ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ आते हैं।
आप साइनोटिक की तरफ आते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में से ये कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जैसे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, जिसमें फोर डिजीज़ है, और ट्राइकास्पिड एट्रीसिया जो है, ये ऐसे डिजीज़ है जिनके साथ पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होती हैं। पल्मोनरी ब्लड फ्लो नहीं होती, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होती है, ये आपने याद रखना है। और कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ट्रंकस एट्रियोसस और हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ये ऐसे डिजीज़ हैं जिनके साथ मिक्स्ड ब्लड फ्लो होती हैं, यानी सेचुरेटेड ब्लड और डीसेचुरेटेड ब्लड दोनों मिक्स होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, और इसके साथ साथ साइनोसिस भी होती हैं। तो इसीलिए ये साइनोटिक और साथ में मिक्स ब्लड फ्लो वाले हार्ट डिजीज़ कहलाते हैं। तो अब आपने याद रखनी है कि ये जितने भी डिजीज़ दी गई है, यहाँ पे जितने भी डिजीज़ दी गई हैं, तो ये अंडर कैटेगरी में आती है साइनोटिक डिजीज़ के। तो आपने याद रखना है साइनोटिक डिजीज़ के नेम्स के कौन कौन से हैं, और यहाँ पे जो दी गई है तो ये एसाइनोटिक है। आपने याद रखनी है कि एसाइनोटिक की कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि मिक्स्ड ब्लड फ्लो वाले डिजीज़ के अंडर कैटेगरी में कौन कौन से आती हैं, और डिक्रीज़ पल्मोनरी के अंडर कैटेगरी में कौन कौन से आती है, यानी कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिनके साथ पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होती है, कौन कौन से ऐसी डिजीज़ है जिनके साथ ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं, कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जिनके साथ पल्मोनरी फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं, ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, असेसमेंट ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रंस, के बच्चों में हार्ट डिसऑर्डर्स की असेसमेंट आप किस तरीके से करेंगे। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिज़िकल असेसमेंट करेंगे। फिज़िकल असेसमेंट के अंदर आप जनरल अपीयरेंस देखेंगे, पल्स चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और रिस्पिरेशन चेक करेंगे। हिस्ट्री के अंदर आप क्या पूछेंगे, तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दी गई है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि चीफ़ कंसर्न आप लोगों का होगा, आप लोग देखेंगे कि बच्चे को फटीग तो फील नहीं होती, थकावट तो नहीं होती, साइनोसिस तो नहीं है, फ्रिक्वेंट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस तो नहीं होते हैं, फीडिंग में उसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है, पुअर वेट गेन तो नहीं है, उसका वज़न ज़्यादा तो मतलब नहीं हो रहा, यानी वज़न उसका क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा पतला बच्चा तो नहीं है, ग्रोथ फेलियर तो नहीं है उस बच्चे में। इसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आप देखेंगे कि उसके मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं थी, बच्चे की जब पैदाइश हुई थी तो पैदाइश के दौरान उसकी रिससिटेशन में उसको एक्टिव करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई थी। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आप पूछेंगे कि फैमिली में कोई और मेंबर्स तो नहीं है कि जिनको हार्ट डिसऑर्डर्स है, फादर मदर या सिबलिंग्स वगैरह, तो अगर उनको है तो चांसेस है कि इस बच्चे को भी हो सकते हैं। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन में वेट डिक्रीज़, हाइट डिक्रीज़ और इजीली फटीग। अगर बच्चे की वेट भी कम है, उसकी हाइट भी कम है उसके एज के हिसाब से, और साथ में बहुत ज़्यादा इजीली वो थक जाता है, तो ऐसे बच्चे में ये हम सोच सकते हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कोई है। जिस बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है तो इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को जब हम देखते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी साइनोसिस हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन उनकी होती है, या फिर अगर पॉलीसाइथीमिया है उस बच्चे को तो फिर वो रेडनेस हो जाती है। पॉलीसाइथीमिया मीन्स के अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ब्रेन की तरफ से किडनीज़ को मैसेज मिलती है कि एरिथ्रोपोइटीन जो है वो ज़्यादा मकदार में पैदा करे। एरिथ्रोपोइटीन जब ज़्यादा मकदार में पैदा होती है तो एरिथ्रोपोयोसिस को इंक्रीज़ कर देती है, यानी RBCs की फॉर्मेशन को। तो इस तरह बॉडी में बहुत सारे मकदार में रेड ब्लड सेल बन जाते हैं, यानी पॉलीसाइथीमिया होता है। तो अगर पॉलीसाइथीमिया हुआ है बच्चे को तो फिर उसके म्यूकस मेम्ब्रेन रेड कलर के होंगे, रेडनेस होगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी जाहिर हो रही है तो फिर साइनोसिस होगी। इसके अलावा फ्रिक्वेंट नोज ब्लीडिंग होगी, साथ में ट्रकिपनिया और ट्रकिकार्डिया या डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट, यानी हार्ट की जो बीट होती है, हार्ट पे जो हम पल्स चेक करते हैं तो वो एपेक्स रीजन जो है हार्ट की उसमें हमें सुनाई देती है। तो अगर वहाँ पे नहीं है, डिस्प्लेस्ड है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। अगर हार्ट से मरमर साउंड आ रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है। फेंट पेरिफेरल पल्सेस, अगर पेरिफेरल पल्सेस बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ज़्यादा
जो है वो एब्सेंट है या वीक है तो ये फेंट पल्सेस कहलाती हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स की अगर क्लबिंग है, ये जो नाखून है ये अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है हाइपोक्सिया की। और प्रोलॉन्ग टाइम हाइपोक्सिया की मींस के कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट है। अगर लीवर इनलार्ज है, अगर फीमोरल पल्सेस जो है वो एब्सेंट है, यानी पेरिफेरी में ब्लड फ्लो अगर कम है तो फीमोरल पल्सेस जो है वो एब्सेंट होते हैं। और अगर लेग्स में पेन है, पेन इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो पेन फील हो रही है, मीन्स के आउटफ्लो जो है ब्लड की उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के। अच्छा स्ट्रेस, तो यहाँ पे अब डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ये डिसऑर्डर्स एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वो सही तरीके से याद कर ले और जो क्लासिफिकेशन है वो भी सही तरीके से सीख ले। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब पार्ट 2 आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।